हमने दोनों गोरों की स्टेन गन्ने लेकर अपने कंधों से लटका ली और जिन लंबे पोचों में उनकी भरी हुई मैगजीनें रखी थीं वो पोच ही उतार कर गले में डाल लिए। हमने उनकी जेबों की तलाशी नहीं ली, उनके बाजुओं से घड़ियां बंधी थीं वो उतार लीं और आगे चल पड़े। उस्मान ने कहा कि बिस्मिल्लाह अच्छी नहीं हुई, दुआ करो अल्लाह खैर करे। अभी उसने ये अल्फाज कहे ही थे कि एक टॉमी या स्टेन गन फायर हुई, उसके साथ ही गोरों की पोस्ट से दूर रोशनी राउंड फायर हुए। हम अभी उस पोस्ट से यानी अपने टारगेट से दूर थे, तो उस फायर से ये नुकसान हुआ कि हम गोरों पर बेखबरी में जो शब खून मारना चाहते थे वो सूरत ख़त्म हो गई थी और गोरे बेदार हो गए थे। उस्मान ने कहा कि अपने किसी आदमी ने किसी वजह से घबरा कर यह ब्रस्ट फायर किया है। बाद में मालूम हुआ कि जिस तरह हमें 2 गोरे गश्त पर मिल गए थे, इसी तरह 2 गोरे सिपाही एक और जगह गश्त पर जा रहे थे। बिल्कुल हमारी तरह दूसरी पार्टी के 2 आदमी अचानक उनके रास्ते में आ गए और छुप गए। गोरों ने उन्हें देख लिया और जब उनके करीब गए तो एक ने स्टेन गन का ब्रस्ट फायर करके दोनों को ख़त्म कर दिया। उन दोनों इंडोनेशियन गोरिल्लों की जानें तो बच गईं, लेकिन शब खून का जो सरप्राइज था वो ख़त्म हो गया। ये अंसर ख़त्म हो जाए तो समझो मिशन ही नाकाम हो गया। लेकिन हमारे बेखौफ मुजाहिदीन ने कुछ और सोचने के बजाय पोस्ट पर हल्ला बोल दिया। फिर तो यूं हुआ कि जंगल की खामोशी और तारीक रात राइफलों और मशीन गनों के बेहंगम फायर से लरजने लगी। पोस्ट की मशीन गनों ने अंधाधुंध फायर खोल दिया। हम जानते थे कि फौज में मशीन गन्नें किस बेदर्दी से फायर की जाती थी और फायर का तरीका ये होता था कि गन की नाली हर तरफ घुमाई जाती थी और उससे 1 इंच जगह भी महफूज नहीं होती थी। पोस्ट से रोशनी राउंड फायर हो रहे थे जिनकी रोशनी की वजह से मुजाहिदीन पोस्ट तक नहीं पहुंच सकते थे। 2 ग्रेनेड फेंके गए लेकिन वो पोस्ट के बाहर गिरे। मैं और उस्मान दौड़ते वहां तक गए लेकिन आगे ना जा सके। मशीन गनों और राइफलों की गोलियां सरों के ऊपर से गुजर रही थी और हमारे दाएं बाएं आगे और पीछे जमीन में भी लग रही थी। पोस्ट से 2-3 सुर्ख रोशनी राउंड फायर हुए। ये पोस्ट में नदी के पार अपनी कंपनियों को इशारा दिया था कि खतरा है और मदद को पहुंचो। पोस्ट के साथ ही एक चट्टान थी। उस्मान ने मुझे कहा कि चलो उस चट्टान पर चलते हैं। कहने की हद तक तो ठीक था, लेकिन इतनी ज्यादा फायरिंग में से गुजरकर वहां तक पहुंचना खुदकुशी के बराबर था। बहरहाल कुछ तो करना ही था। बड़ी आसान सूरत ये थी कि हम लोग पसपा हुआ थे और ये समझते कि शब खून नाकाम हो गया है, लेकिन ये हम में से किसी को भी मंजूर नहीं था। दूसरी पार्टी के एक इंडोनेशियन ने हैरान कुन जुरत का मुजाहिरा किया। जब रोशनी राउंडों की रोशनी ख़त्म हुई तो पेट के बल रेंगता हुआ पोस्ट की एक मशीन गन पोजीशन के नीचे तक पहुंच गया। वहां सैंड बैगों की दीवारें थी। वो नीचे से उठा, मशीन गन की नाली दोनों हाथों से पकड़ी और गन को जोर से पीछे को धकेला और फिर आगे को खींचा। गनर गालिबन पहले धक्के से पीछे को गिर पड़ा होगा, इसलिए गन हमारे आदमी के हाथ आ गई और वो गन लेकर वहां से दौड़ पड़ा। गन के साथ गोलियों की बेल्ट लगी हुई थी। उस मुजाहिद की ये दलेरी बेमिसाल थी, लेकिन उसके हाथ आने वाले चंद दिनों के लिए बेकार हो गए थे, क्योंकि फायर करती हुई मशीन गन की नाली इतनी ही गर्म होती है जितनी गर्म वो सलाख हो जाती है जिसे कुछ देर आग में रखा जाता है। उस मुजाहिद की दोनों हथेलियां जल गई थीं। सुबह तक हथेलियों पर आबले उठाए थे, लेकिन रात को उसने उसकी परवाह नहीं की और मशीन गन चट्टान तक ले गया। इधर से मैं और उस्मान बचते बचाते कहीं रेंगते कहीं ओट के पीछे चट्टान के ऊपर पहुंच गए। उधर से ये मशीन गन आ गई। तब हमें पता चला था कि ये जांबाज ये गन कहां से और किस तरह लाया है। उस्मान ने गन ले ली और वहां से पोस्ट पर फायर करने लगा। पोस्ट पर छत तो थी नहीं, सैंड बैगों की दीवार के अंदर खैमे थे। मैंने स्टेन गन से पोस्ट के अंदर फायर किया और फिर पोस्ट के अंदर एक ग्रेनेड फटा। अब हमें इत्मीनान हो गया कि हम जो नुकसान करना चाहते थे वो कर लिया। मैंने उस्मान से कहा कि हमें यहाँ से अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि नदी के उस तरफ से 2 कंपनियां भी आ रही होंगी। उस्मान ने इतना ही कहा, नहीं आ सकेंगी, इंतज़ाम कर दिया है। उस्मान ने इतना ही कहा था कि नदी की तरफ बड़े ज़ोरदार धमाका हुआ है और बहुत बड़ा शोला चमक कर बुझ गया है। उस्मान ने कहा, देखा, पुल उड़ा दिया गया है, अब हमारी तरफ कोई नहीं आ सकता। पुल उड़ाने का इंतजाम दूसरी पार्टी के साथ था। उस पार्टी के आदमियों ने यह काम बड़ी कामयाबी से कर दिया था। अगले रोज पता चला था कि दोनों कंपनियां अपनी पोस्ट की मदद के लिए आ रही थीं और पुल तक पहुंच भी गई थी, लेकिन पुल दरमियान में से उड़ा दिया गया और लकड़ी का वो पुल नदी में कई टुकड़ों में गिरा और नदी में डूब गया। गोरों की पोस्ट खामोश हो चुकी थी। ये अब दूसरी पार्टी का काम था कि पोस्ट से असला और एमुनिशन और काम की दीगर चीजें उठाकर ले जाए। हमारी पार्टी के लिए हुक्म था कि मिशन मुकम्मल करके फौरन वापस आ जाएं। मिशन मुकम्मल हो चुका था। मैं और उस्मान चट्टान से उतरे और दूसरी पार्टी के कमांडर को ढूंढने और पुकारने लगे। वो मिल गया और उसने कहा कि आप लोग निकल जाएं। इस मिशन का दरअसल मकसद ये था कि फ़ौज को ये बताना था कि अब इस इलाके में फ़ौज का अमल दखल ख़त्म कर दिया गया है।
और आइंदा कोई फौजी पोस्ट किसी बस्ती के करीब ना बनाई जाए। जरा गौर से सुनिए कि पुल किस तरह उड़ाया गया। पुल को उस बारूद से उड़ाया गया था जिसे बत्ती से आग लगाई जाती थी। दूसरी पार्टी का एक इंडोनेशियन ये बारूद उस बत्ती में लगा कर ले गया। हमारी पार्टी का जो आदमी उसके साथ था वो आशिक अली था। दोनों पुल के दरमियान तक चले गए। पुल के उस तरफ या इस तरफ कोई संतरी नहीं था। इंडोनेशियन ने पुल के किनारे से झुककर नीचे एक जगह डायनामाइट का स्लैब रखा। बत्ती का सिरा पुल पर था। उसने माचिस जलाकर बत्ती को आग लगा दी। बत्ती का छोटा सा शोला शरारे की मानिंद था जो नदी के दूसरे किनारे तक गोरों को नजर आ गया। कंपनियां पुल तक आ गई थीं। इधर से एक गोली फायर हुई। गोली डायनामाइट रखने वाले को लगी। ये वो वक्त था जब वो बत्ती जला चुका था। उसने आशिक अली से कहा कि मुझे गोली लग गई है, मैं बच नहीं सकूंगा, तुम भाग जाओ। आशिक ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो ना उठ सका। उसने फिर आशिक से कहा कि वो भाग जाए। आशिक वहां से दौड़ा तो पीछे से मशीन गन या स्टेन गन के 2-3 बरस्ट फायर हुए जिनसे आशिक शदीद जख्मी हो गया, लेकिन वो पुल से निकल आया और हमारी तरफ आकर गिरा। इसके साथ ही बारूद यानी डायनामाइट फटा और पुल के साथ वो इंडोनेशियन मुजाहिद भी उड़ गया। दोनों पार्टियां करीब वाले गांव में इकट्ठी हुई तो पता चला कि 6 इंडोनेशियन मुजाहिदीन शहीद हो चुके हैं और 3-4 जख्मी हैं। एक कमरे में लालटेन की रोशनी थी। 2 इंडोनेशियन आशिक अली को उठाकर लाए। वो बेहोश हो चुका था। कुछ गोलियां उसके दाएं कंधे के करीब लगी थीं और कुछ बाएं टांग में लगीं। दूसरी पार्टी के कमांडर ने कहा कि उसे यहीं छोड़ जाओ, लेकिन उस्मान ने कहा कि वो उसे साथ ले जाना चाहता है। चुनाचे फौरी तौर पर उसके जख्मों पर कपड़े बांध दिए गए और मैंने और 2 और इंडोनेशियन ने उसे उठा लिया। गांव के एक आदमी ने कहा कि इसे इस तरह मत उठाओ, चारपाई पर डाल कर ले जाओ। हमने उसे चारपाई पर डाला और उठाकर चल पड़े। हम थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे कोई दौड़ता आया और चारपाई पर हाथ रख दिए। उस्मान साथ था। वो कोई इंडोनेशियन गोरीला था। उस्मान ने उसके साथ बात की तो मैं यही समझ सका कि ये इंडोनेशियन अपनी किसी बात पर अड़ा हुआ है और जिद कर रहा है। कुछ देर उनमें अपनी ज़बान में बहस होती रही। आखिर उस्मान मान गया और आगे आगे चल पड़ा। मैंने महसूस किया कि उस इंडोनेशियन की आवाज़ मर्दाना नहीं। अंधेरे में चेहरा तो ठीक तरह नज़र नहीं आता था। वो हमारे साथ चल पड़ा। मैं और उस्मान आगे आगे चल रहे थे। मैंने उससे पूछा कि यह कौन है और क्या बातें हुई। उस्मान ने बताया कि ये वो लड़की है जिसे जख्मी हालत में आशिक अली उठाकर इधर आया था और फिर हमारे साथ ही रह गया था। यानी वो आमना थी जो दूसरी पार्टी के साथ इस मिशन या ऑपरेशन में शरीक हुई थी। हमारे साथ जो लड़कियां थीं उन्होंने आमना को अपने साथ ले लिया और पता चला कि वो आशिक अली के लिए इतनी परेशान है कि रो रही है और जिद ये कर रही थी कि आशिक के साथ ही जाऊंगी और कुछ दिन इसके साथ रहूंगी। वो हमारे साथ आ गई और फिर कश्तियों ने हमें अपने किनारे तक पहुंचा दिया और फिर हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए। यहाँ मरहम पट्टी का निहायत अच्छा इंतज़ाम था, लेकिन आमना की बेताबियाँ ऐसी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह का शुक्र है कि आशिक इतना शदीद ज़ख्मी होकर भी बच गया था। वो चौथे दिन होश में आया था और उसने आंखें खोली थीं और ये 4 दिन आमना उसके साथ रही। उसने जब होश में आकर आंखें खोली तो उसे जो पहला चेहरा नजर आया वो आमना का था। आज़ाद मुल्कों की फ़ौजें जंगें लड़ती आई हैं। हर जंग में फ़ौजी बहादुरी के कारनामे करते हैं, जिनमें कुछ उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं और कुछ अपनी जानें ही कुर्बान कर देते हैं। ऐसा तो होता आया है और ऐसा होता चला आएगा। उन बहादुरों को और जज्बा इसार के मुजाहरे करने वालों को बहादुरी के तमगे दिए गए थे और आइंदा भी दिए जाएंगे। कुछ अर्सा पहले जंग अजीम लड़ी गई थी जिसमें बेमिसाल बहादुरी के मुजाहरे हुए थे और अंग्रेज़ों ने ऐसे मुजाहरे करने वालों को अपना सबसे बड़ा एजाज़ विक्टोरिया क्रॉस दिया था। पाकिस्तान में निशान हैदर भी दिए गए, हलाल जुर्रत, सितारा जुर्रत और तमग़ाए जुर्रत दिए गए। लेकिन इंडोनेशिया की जंग आज़ादी लड़ने वालों के लिए कोई तमगा नहीं था और उन मुजाहिदीन को तमगे का कोई लालच भी नहीं था। इंडोनेशियन गोरीले छोटी छोटी पार्टियों में दूर जंगलों और पहाड़ी इलाकों में जाकर लड़े थे। उनके पार्टी कमांडर को भी मालूम नहीं हो सकता था कि कौन कैसी बहादुरी दिखा रहा है। उसे यकीन और एतमाद होता था कि जो कोई जहां भी है वो अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं और वो अपनी जान को आज़ादी से ज़्यादा कीमती भी नहीं समझता। मैंने पाकिस्तान में वापस आकर तहरीक पाकिस्तान की तफसीलात सुनी थी और मुझे पता चला था कि मेरी कौम ने किस तरह जानो माल की कुर्बानियाँ दी थी। बाखुदा मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया था, लेकिन तहरीक पाकिस्तान मुसल्ला जंग आज़ादी नहीं थी जैसी इंडोनेशिया के मुसलमानों ने लड़ी थी। वो तो दुनिया की 2 बड़ी जंगी ताकतों के खिलाफ जंग थी। मुजाहिदीन जब किसी मिशन पर जाते थे तो ये तवक्का और उम्मीद दिल से निकाल फेंक देते थे कि वो जिंदा वापस आएंगे। हकीकत यह है कि वो जिंदा वापस आने के लिए जाते ही नहीं थे।
हर कोई इस्लाम की आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना लेकर जाता था, लेकिन उसे ऐसा कोई लालच नहीं होता था कि वो बढ़ चढ़कर बहादुरी का मुजाहरा करेगा तो बढ़ चढ़कर इनाम दिया जाएगा। मैंने सिर्फ एक वाकया सुनाया है कि एक इंडोनेशियन ने गोरा रेजिमेंट की 2 कंपनियों के सामने पुल में डायनामाइट लगाया। उसके फटने से पहले ही उसे गोलियां लग गईं, लेकिन वो वहां से ना उठा और पुल के साथ ही उड़ गया। मैं ऐसे कारनामे सुनाने लगूं तो 2-4 नहीं, बेशुमार हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि किसी भी तहरीक, मुहिम या मार्के में दिलों पर तमा या लालच गालिब आ जाए तो नाकामी लाजमी हो जाती है। तमा रखने वालों की लोहे तकदीर से कामयाबी का लफ्ज़ खुरच कर गायब कर दिया जाता है। इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में अपना आप कुर्बान कर देने वालों में आशिक अली पाकिस्तानी भी था। उस वक्त वो पाकिस्तानी नहीं था, लेकिन तहरीक पाकिस्तान का जिक्र आया है तो दिल चाहता है कि आशिक अली को पाकिस्तानी लिखूं, जबकि वो उस वक्त हिंदुस्तानी था। उसका कारनामा मैं आपको सुना चुका हूँ। वो जानता था कि सामने से गोरा रेजिमेंट की कंपनियां आ रही हैं और वो एक इंडोनेशियन मुजाहिद के साथ पुल को उड़ाने जा रहा था। वो ऐसा बुरी तरह जख्मी हुआ था कि उसकी जिंदगी का चिराग टिमटिमा रहा था। सोराबाया तक उसका जिंदा रहना एक मौजज़ा था। इतने वक्त में उसका जिस्म खून से खाली हो जाना चाहिए था। वो एक अमीर कबीर इंडोनेशियन का खासा बड़ा मकान था जिसमें 5-6 छोटे बड़े कमरे थे। वो अपनी फैमिली के साथ किसी और जगह मुंतकिल हो गया था और इस मकान को उसने जंग आज़ादी के जख्मियों का हस्पताल बना दिया था। वहाँ उस वक्त की जदीद सहूलतें और साइंसी आलात तो मैसर नहीं थे, लेकिन ऐसे इंतजामात बहरहाल मौजूद थे कि शदीद जख्मियों का इलाज मुआलजा हो जाता था और टूटी हुई हड्डियाँ भी जोड़ी जाती थीं। डॉक्टर्स भी मौजूद थे और तीमारदारी का इंतज़ाम भी था। जख्मियों की देखभाल ज़्यादातर औरतें करती थीं, जिनमें तरबियत याफ्ता नर्सें भी थीं। मैं सुबह शाम आशिक अली को देखने जाया करता था और हर बार यही जवाब मिलता कि आशिक अली अभी तक बेहोश है और उसे ग्लूकोज और खून लगा हुआ है। खून का इंतज़ाम खासा अच्छा था और खून का ग्रुप भी मालूम करने का इंतज़ाम था। मैंने पेशकश की थी कि मैं आशिक को अपना खून दूंगा। मालूम हुआ था कि आमना ने भी अपना खून पेश किया था, लेकिन डॉक्टर ने ना मेरा खून लिया ना आमना का, क्योंकि खून की बोतलें भरी रखी थीं। आमना आशिक अली के साथ रही और वही उसकी नर्सिंग करती थी। मुझे अभी आशिक के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। आमना बाहर आती तो वो मुझे उसकी हालत के बारे में बताती थी। वो तो बहुत ही उदास और परेशान थी। उसने बताया कि आशिक किसी किसी वक्त बेहोशी में कुछ बुड़बुड़ाता है और अपनी ज़बान में कोई बात करता है। आमना हमारी ज़बान नहीं समझती थी। आमना ने जब ये बात सुनाई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ये ख्याल आया कि आशिक अली अभी नौजवानी की उम्र में था। वो ज़ख्मी हुआ तो मालूम नहीं उसे माँ याद आती होगी, बहनें याद आती होंगी और उसे अपना वतन, अपना घर तो याद आता ही होगा। और हो सकता है कि उसे ये ख्याल भी आया हो कि वो 1000 मील दूर परदेश में मर रहा है। बेहोशी में शायद वो अपने घर वालों को याद करता होगा और हो सकता है ख्वाब की तरह उसे माँ बाप और बहन भाई नज़र भी आते हों। मुख्तसर ये कि आशिक ने इंडोनेशिया के लिए या इस्लाम की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। मुश्किल ये थी कि मैं आमना की बात समझ नहीं सकता था। ये मेरी हमाकत करिए या कुछ भी कहिए, मैंने इंडोनेशियन ज़बान सीखने की कोशिश भी नहीं की। आशिक अली ये ज़बान सीख रहा था। आमना सर के इशारे से बताती थी कि आशिक अली की हालत ठीक नहीं। बाकी बात इशारों से करती थी जो मैं कुछ समझ जाता और ज़्यादातर कुछ भी ना समझता। दूसरे या तीसरे रोज़ आमना का वालिद भी आ गया था। वो उर्दू बोलता और समझता था। वो आशिक अली को देखने आया था और जाहिर है अपनी बेटी के मुताल्लिक भी परेशान होगा। उसने आशिक अली को बेदरेग खराज तहसीन पेश किया और इस दौरान उसकी आंखें आंसुओं को ना रोक सकी। वहाँ डॉक्टर इंडोनेशियन थे। आमना के बाप ने उनसे पूछकर मुझे बताया था कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आशिक अली जिंदा रहेगा या नहीं। आमना ने बाप से कह दिया था कि वो अभी घर वापस नहीं आएगी और बाप ने उसे इजाज़त दे दी थी। ये थी मुसलमान की शान और मोमिन लोगों का सही किरदार, जिसे इस्लामी किरदार कहना चाहिए। उस बाप को ऐसा कोई गम फिक्र नहीं था कि उसकी नौजवान बेटी यहाँ महफूज नहीं रहेगी या उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा या ये यहाँ तकलीफ में रहेगी। मैंने सुना है कि तहरीक पाकिस्तान में ऐसी ही फिजा पैदा हो गई थी जिसमें नौजवान लड़के और लड़कियां इकट्ठे अपने मिशन में लगे रहते थे और लड़के लड़कियों को उनके घरों तक छोड़ाते थे। आज पाकिस्तानी किरदार ऐसा पस्त हुआ है कि मैं जब उस दौर की बातें सोचता हूँ और अब आपको सुना रहा हूँ तो कभी तो यूं लगता है जैसे मैं अफसाना सुना रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आज भी हमारा कौमी किरदार और मुआशरती इखलाक उसी बुलंद मुकाम पर पहुँच जाए जो मैंने इंडोनेशिया में देखा था या आपने तहरीक पाकिस्तान के दौर में देखा था, तो पाकिस्तान एक ऐसी ताकत बन सकता है कि दुश्मन हमारी तरफ देखने से पहले सोच समझ ले कि इस बावकार मुल्क की तरफ देखना भी एक जसारत है।
यहाँ मैं एक हिंदुस्तानी डॉक्टर को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैंने कहा है कि उस अस्पताल में तमाम डॉक्टर्स इंडोनेशियन थे। गालिबन चौथा दिन था। मैं आशिक अली के मुतल्लिक पूछने गया तो अंदर से एक हिंदुस्तानी डॉक्टर निकला जिसे मैं पहली बार देख रहा था। इंडोनेशियन में हिंदुस्तानी तो फौरन पहचाना जाता था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन मैं कोशिश के बावजूद मुस्कुरा ना सका। मेरे दिल और दिमाग पर आशिक अली सवार था। मैंने उससे पूछा कि आशिक अब किस हालत में है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा, खतरे से निकल आया है और इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। मुझे उसकी इस रिपोर्ट से ऐसा दिली इत्मीनान हुआ जैसे मैं खतरे से निकल आया हूँ और मैं जिंदा रहूंगा। क्या आप इंडियन आर्मी से आए हैं? डॉक्टर ने पूछा। हाँ साहब, मैंने जवाब दिया। मैं इंडियन आर्मी से भगोड़ा होकर आया था और ये जख्मी आशिक भी मेरा साथी है। हम दोनों मुख्तलिफ हालतों और तरीकों से यहाँ पहुँचे थे। वो अपने काम से फारिग हो चुका था। हिंदुस्तानी होने के नाते से वो मुझे एक कमरे में ले गया जहाँ डॉक्टर्स बैठा करते थे। वो कोई पुरानी उम्र का आदमी नहीं था। उसकी उम्र 27-28 साल थी। वो उसी रोज़ अस्पताल में आया था और उस रोज़ उसी ने आशिक अली की पट्टियाँ खोलीं और ज़ख्मों की हालत देखकर मरहम पट्टी कर दी थी। उसने बताया कि आशिक का जिंदा रहना भी मौजज़ा है, लेकिन उससे बड़ा मौजज़ा ये है कि इतनी ज़्यादा गोलियां लगने के बावजूद उसकी हड्डियां महफूज रह गई थीं। अब एक खतरा बाकी रह गया है, डॉक्टर ने कहा। दायां बाजू तो ये अब इस्तेमाल नहीं कर सकेगा जिस तरह पहले किया करता था। कंधे के पट्टे कट गए हैं और 1-2 अहम रगें भी कटी हैं, जिसका असर ये होगा कि अब ये बाजू को पूरी तरह घुमा नहीं सकेगा। थोड़ा सा उठ सकेगा और हाथ की गिरफ्त ज़रा कमज़ोर हो जाएगी। इसी तरह टांगों के पट्टे भी कट गए हैं और मुझे डर है कि ये ज़ख्मी टांग से इतना काम नहीं ले सकेगा जितना लिया जाना चाहिए। बहरहाल मुझे तो ये इत्मीनान है कि अल्लाह ने इसकी कुर्बानी कबूल कर ली है। उसने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ किस तरह पहुँचा था। ये सवाल वो मुझसे पहले भी पूछ चुका था और मैंने चंद अल्फाज में जवाब दिया था। मैं उस वक्त सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि आशिक अली किस हाल में है। आप ज़रा तफसीली जवाब दिया, लेकिन कम से कम अल्फाज में उसे बताया कि मैं कहाँ से और किस तरह यहाँ पहुँचा था। आशिक अली के मुतल्लिक भी बताया कि वो किस तरह आया था। मैं उसके मुतल्लिक जानना चाहता था कि वो कौन है और कहाँ से आया है।